नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो गया है आपका पसंदीदा शो देश का मूड मीटर। तो अपना मोबाइल लेकर तैयार हो जाइए। आपकी स्क्रीन पर आ गया है वो क्यूआर कोड जिसके जरिए आप देश को लाइव बताते हैं कि आपकी राय क्या है इन मुद्दों पर। बस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आपके मोबाइल पर एक लिंक खुलता है और उसमें आपको सवालों की लिस्ट दिखती है जिसे आप सही जवाब आपके हिसाब से जो सही है उसको चुनकर आपको सबमिट कर देना होता है। और हाँ, आखिर में आपको अपनी डिटेल जरूर भरनी चाहिए क्योंकि उसी के जरिए हम हर रोज 4 लकी वोटर का चुनाव करते हैं जिन्हें हम देते हैं इनाम। तो आइए अब सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। देश का तापमान बढ़ने के साथ साथ ही लोकसभा चुनाव की गर्मी भी बहुत बढ़ गई है। बयानबाजी से लेकर पार्टी छोड़ने और उम्मीदवार बदलने तक सब कुछ एक साथ हो रहा है। एक तरफ पीएम मोदी ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है तो दूसरी तरफ जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, इंडी गठबंधन की गाड़ी विवादों में फंसती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी से नाराज नेताओं की लिस्ट कितनी लंबी है ये तो शायद सोनिया या राहुल गांधी को ही पता होगा, लेकिन पिछले 2 दिनों में 3 कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी को बाय बाय कह दिया है। संजय निरुपम हो या गौरव वल्लभ हो या बॉक्सर विजेंदर सिंह हो, पार्टी छोड़ने के बाद सब लोगों ने कमोबेश एक ही तरह के आरोप लगाए हैं और उन आरोपों में सनातन के अपमान से लेकर टॉप लीडरशिप में जो बड़ा कंफ्यूजन है वो सब शामिल है। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, फिर बहन जी की भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एग्जर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है। भाई मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए, क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? तो कांग्रेस की परेशानी क्या है, उसकी बीमारी क्या है, ये तो कमोबेश सबको समझ में आ रहा है, मगर जिनको समझना चाहिए शायद उनको ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है। कांग्रेस ही नहीं, इंडी गठबंधन का हाल भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और क्या सॉल्यूशन है किसी को पता नहीं। अखिलेश यादव चुनाव जीतने की रणनीति बनाने में से ज्यादा उम्मीदवार बदलने में व्यस्त हैं। समाजवादी पार्टी की हालत यह है कि यहाँ घंटे के हिसाब से टिकट बांटा जा रहा है, ऐसा उनके कभी बहुत करीबी रहे जो लोग थे और आज विरोधी हो गए हैं वो कह रहे हैं। आप ये सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी में जिनको टिकट मिला है, सच तो ये है कि वो रात दिन ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नॉमिनेशन की तारीख खत्म हो जाए, क्योंकि अगले घंटे अगर उनकी उम्मीदवारी बदल गई तो पता नहीं क्या होगा। ये हाल है समाजवादी पार्टी का। अखिलेश अब तक 8 सीटों में प्रत्याशी बदल चुके हैं। मेरठ और नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर सीट पर 3-3 बार उम्मीदवार बदले गए हैं और मेरठ में, जैसा कि हमने आपको बताया कि ऐसी 8 सीटें हैं, तो मेरठ में अगर आप देखें तो भानु प्रताप सिंह को पहले टिकट दिया गया, फिर अतुल प्रधान को उनकी जगह प्रत्याशी बना दिया गया और जब उन्होंने पर्चा भर दिया उसके बाद पता लगा कि जो पूर्व विधायक योगेश वर्मा है उनकी पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया गया है। आज उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसे ही नोएडा में भी महेंद्र नागर को उम्मीदवार बनाया, फिर अचानक बदलकर राहुल अवाना को टिकट दे दिया और फिर उनका भी टिकट काटकर दोबारा से महेंद्र नागर को मैदान में उतार दिया। ऐसे चुनाव में जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि ये पार्टियों के कंफ्यूजन को देखकर वो क्या फैसला करे। बिहार में इंडी गठबंधन की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, ये भी आपको पता होगा। पूर्णिया सीट पर आज आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस के पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव पर्चा भर दिया। महाराष्ट्र में अभी तक सीटों पर समझौता भी नहीं हो पाया है। ऐसा लगता है कि मोदी को हराने के लिए बनाए गठबंधन खुद ही एक तरह के गठबंधन में तब्दील हो रहा है। सवाल ये है कि एक तरफ मोदी जैसे कद्दावर नेता हैं और दूसरी तरफ इस कदर बिखरा हुआ विपक्ष। इस लड़ाई का अंजाम क्या होने वाला है? कहीं वही तो नहीं जो बीजेपी कहती रही है अब की बार? तो सवाल ये है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों पर आज हम अपने मेहमानों से भी चर्चा करेंगे, अपने गेस्ट से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिसका जवाब आपको देना है और जिसके जरिए घूमेगा आज का मूड मीटर।
और वो सवाल क्या है, एक बार जरा नजर मारते हैं। तो सवाल नंबर 1, कांग्रेस से एक एक कर नेताओं के भागने को आप कैसे देखते हैं? ऑप्शन ए है राहुल का नेतृत्व कमजोर है, ऑप्शन बी कांग्रेस में भारी गुटबाजी, और ऑप्शन सी मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं लोग, इसलिए लोग भाग रहे हैं। सवाल नंबर 2, क्या इंडी गठबंधन ने चुनाव से पहले ही हथियार डाल दिए हैं? ऑप्शन ए हां, विपक्ष का मनोबल गिरा हुआ है, ऑप्शन बी नहीं, इंडी पूरी ताकत से लड़ रहा है, और ऑप्शन सी सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। सवाल नंबर 3, यूपी में अखिलेश यादव बार बार उम्मीदवार क्यों बदल रहे हैं, या उन्हें क्यों उम्मीदवार बदलना पड़ रहा है? ऑप्शन ए अखिलेश कंफ्यूज हैं, ऑप्शन बी अखिलेश की रणनीति है, और ऑप्शन सी अच्छा उम्मीदवार नहीं मिल रहा विपक्ष को, इसलिए उन्हें बार बार उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। सवाल नंबर 4, कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप कितना सही है? जैसा कि आज जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है हाल के दिनों में, वो आप अगर देखें तो एक लंबा सिलसिला है प्रमोद कृष्णम से लेकर के और गौरव वल्लभ तक, जिन्होंने कि ये कहा है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है और इसलिए वो पार्टी में नहीं जा सकते। तो ये आरोप कितना सही है? कांग्रेस सनातन विरोधी है, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? तो ऑप्शन ए है आपके लिए। कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है, अगर ये आप मानते हैं तो ऑप्शन बी है, और कांग्रेस सनातन विरोधी नहीं सेकुलर पार्टी है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऑप्शन सी है आपके लिए। और सवाल नंबर 5, आखिरी सवाल, अब की बार 400 पार, बीजेपी के इस अभियान पर क्या कहेंगे? ऑप्शन ए ये सिर्फ एक चुनावी नारा है, ऑप्शन बी ये नारा सच साबित होगा, और ऑप्शन सी पिछली बार से कम सीटें मिलेंगी बीजेपी को इस बार। तो ये 5 सवाल है जिसका कि जवाब आप फटाफट देना शुरू करिए, मूड मीटर घुमाना शुरू करिए, और हम रुख करते हैं आज के मेहमान का, हमारे गेस्ट का, और हम उनके पास लेकर चलेंगे वो सवाल जिसका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था। और भी बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। के शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, ममता काले राजनीतिक विश्लेषक हैं, विवेक बंसल कांग्रेस के नेता हैं, और अब्बास हैदर प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक बंसल भाई, ये चुनावी माहौल है इसलिए लोग जा रहे हैं, या वाकई अब आपके पार्टी के नेताओं को लगने लगा है कि कांग्रेस में का कोई भविष्य नहीं है और वहां रहना राजनीतिक दृष्टि से खतरे से खाली नहीं? शायद आपकी आवाज म्यूट है, उसको हो सके तो अनम्यूट करिए आप तुरंत। हाँ रंजीत जी, मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि आपने जो उल्लेख किया और आपने जो जिस बात कहा कि नेता इधर से उधर छोड़ते जा रहे हैं, तो दोनों तरफ ये हो सकता है। और देखिए, चुनाव का ये जब माहौल होता है, जिनके भी अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध नहीं होते तो वो पाला बदलते हैं। और ये कोई कहे कि ये वेदर वेन है, या इससे ये लग रहा है कि कांग्रेस में बहुत ज्यादा घबराहट है नेताओं को भविष्य को लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर ऐसा होता तो ये वर्तमान सरकार जो है, जिस तरीके से चाहे केजरीवाल जी को अंदर हो, चाहे जिस तरीके से ईडी अपना पूरा दंश आज विपक्ष पर बरसा रही है, इस तरीके की नहीं होती चीजें। या जिस तरीके से जो विपक्ष के नेताओं, जो कांग्रेस या इंडिया अलायंस के नेताओं को आज जिस तरीके से होड़ लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी में, वो नहीं हो रही होती कि उनको उनका स्वागत किया जाए। एक जगह तो कहा गया कि साहब कि बीजेपी की सरकार बनेगी और कांग्रेस नेता कांग्रेस के होंगे, तो कांग्रेस का स्वरूप होगा और नाम सिर्फ बीजेपी का होगा। तो आज जिस तरीके से हो रहा है, मेरे ख्याल से तो उसके विपरीत है, जो कहीं ना कहीं घबराहट सत्तारूढ़ दल में है कि इस बार जो, और यही कारण है कि 400 का जो आंकड़ा दे रहे हैं, मेरे से कोई बहस कर दे कि उस आंकड़े में कहां तक सार्थकता है और कहां तक वो नहीं। लेकिन जिस रफ्तार से आपके पार्टी से नेता जा रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, भगदड़ की स्थिति है, लग तो रहा है कि उनको भी यही अंदेशा है कि 400 पार पता नहीं कितना पार हो जाए इस बार। देखिए, ये हम भी और इस आर पार में उनकी नैया बचेगी कि नहीं बचेगी, कि डूब जाएगी, इसलिए लोग भाग रहे हैं। मैं कह रहा हूं बड़े विनम्रता से और बड़े विश्वास के साथ, सीटें कितनी आएंगी वो आप देखिएगा कि पिछले से की तुलना में क्या होगा। उस कह रहा कि सत्ता में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, पर सीटें भी आप देख लीजिएगा किसकी कितनी आती है। आने वाला भविष्य राजनीतिक जो चुनाव के परिणाम होंगे वो बताएंगे कि कौन सही था कौन गलत था। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं
बंसल साहब, वो आरोप बहुत गंभीर है। वो कह रहे हैं कि भाई पार्टी के भीतर 5-5 पावर सेंटर हैं और समझ में नहीं आता लोगों को कि किसके साथ रहना है, कौन पार्टी चला रहा है, क्या दिशा होगी पार्टी की, कुछ समझ में ही नहीं आता कि 3 लोग तो गांधी परिवार के ही हैं और एक खड़गे और वेणुगोपाल जी हैं, तो कुल मिलाकर के 5 लोग हैं, पांचों अपनी अपनी तरफ पार्टी को अपने अपने तरीके से ले जाना चाहते हैं। आम जो कार्यकर्ता है या जो नेता है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जाना किधर है। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं, हर राजनीतिक दल में और खासतौर से जब सत्ता पे होती है तो वहां पावर सेंटर्स होते हैं। और मैं आपको यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में बता दूं, यहाँ पर भी जो है जिस तरीके से एक धड़ा जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के का है, दूसरा धड़ा गृह मंत्री जी का है, और हर कोई यहाँ पे जो नेता है वो डरते हैं कि साहब मैं वहां जाता हूं। लेकिन वहां फिर जो भी हो, 5 सेंटर हो चाहे 25 सेंटर हो, फर्क इस बात से नहीं पड़ता। उसके बावजूद भी अगर पार्टी के नेताओं को लगेगा कि इस पार्टी का भविष्य है और यहां पर रहकर हमारा पॉलिटिकल करियर सुरक्षित है, तो लोग रहते हैं पार्टी में। तो भाई वही स्थिति है कि आज आपकी पार्टी से छोड़कर अगर बीजेपी में लोग जा रहे हैं तो लोगों को लग रहा होगा ना कि भाई यहां पर अपना करियर ठीक नहीं है, यहां रहना खतरे से खाली नहीं है, ऐसी पार्टी का दामन पकड़ो जहां से कि नैया पार लग जाए। तो आज की तारीख में तो ऐसा लग रहा है लोगों को, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। देखिए, लग रहा है जिनको लग रहा होगा, जो मैंने कहा ना, जिनके स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहे। हाँ। और ये एक टर्निंग है, एक मंथन है, जो अच्छा है जो भी लोग जा रहे हैं, जिनका स्वार्थ, जो खासतौर से कौन सा स्वार्थ सिद्धि करने की स्थिति में कांग्रेस है आज की तारीख में? किसकी कौन सी स्वार्थ सिद्धि कर सकती है कांग्रेस आज की तारीख में? वो तो मैं तो स्वार्थ सिद्धि वाली बात थोड़ी हजम नहीं होती। हाँ, तारीख में पदों की ममता काले कौन सा स्वार्थ कांग्रेस में नेताओं का आजकल वो सिद्ध नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लोगों को भागना पड़ रहा है? रंजीत जी धन्यवाद। मेरे बड़े भाई, बस मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। असल में स्वार्थ नहीं है, भय है। गौरव वल्लभ जी ने सोचा कि भाग चलो यहाँ से, इससे पहले सोनिया जी या राहुल गांधी लोकसभा का टिकट लेके आ जाए कि ये टिकट पकड़ो और चुनाव लड़ो। ये हालत हो रखी है कि एक समय एआईसीसी के भवन के बाहर लोग बायोडेटा लेके खड़े रहते थे कि टिकट चाहिए, टिकट चाहिए। अब जो है जितने 5 आपने शीर्ष नेताओं के नाम गिनाए, वो टिकट लेके खड़े हैं, अपने लीडर्स के पीछे भाग रहे हैं कि भैया टिकट ले लो, चुनाव लड़ लो। कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको दिख रहा है कि है कोई भविष्य ही नहीं है। आप सोचिए ना रंजीत जी, ये वो राहुल गांधी है जो भारत जोड़ो, न्याय यात्रा और मोहब्बत की दुकान के नाम पर पूरे देश में पहिया पहिया घूम रहे हैं। मैं राहुल जी से ये बोलना चाहती हूँ कि राहुल जी, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक ये देश जुड़ा हुआ है। आप तो हो सके तो अपनी कांग्रेस को जुड़ाओ, जो थोड़ी बहुत बची हुई है, छिन्न भिन्न हो रखी है, कोई नहीं बचा। वो लोग जो इनके साथ खड़े रहते थे वो चले गए। क्यों? क्योंकि ये समय नहीं देते राहुल। पता है रंजीत जी, 1-1 साल तक इनके नेता इनसे टाइम मांगते हैं, पर ये मिलने का समय नहीं देते हैं। आप बताइए, ऐसी कांग्रेस में कौन रुकेगा जो दिशा विहीन है, बुद्धि विहीन है, दृष्टि विहीन है, जिनके पास आज कोई भी किसी भी प्रकार का कोई एजेंडा नहीं है। परिवार और वाद और वंशवाद को लेकर के कब तक आप आगे चलोगे, कब तक आप काम करोगे? ये हालत हो रखी है। ये हालत है कि डिस्काउंट में भी अगर ये अपना टिकट दे देना, ये बोले कि भाई हम राजीव गांधी फाउंडेशन में से चुनाव लड़ने के लिए तुम्हें पैसा दे देंगे, तुम चुनाव लड़ो, तब भी कोई तैयार नहीं है। ये हालत है, क्योंकि बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। और अब्बास हैदर, समाजवादी पार्टी में भी जो कुछ हो रहा है उससे यही लग रहा है कि या तो पार्टी को अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल रहा, या पार्टी इतनी डरी हुई है कि हर तीसरे दिन, या कुछ लोग तो कह रहे हैं कि घंटे के हिसाब से उम्मीदवार बदल रही, कि ये इस घंटे उम्मीदवार कौन है, अगले घंटे कौन होगा, पता नहीं चलता। जो कह रहे हैं वो हैं जिनको 6 साल के लिए समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा दिया है। बहरहाल सवाल ये है कि देश जो है बहुत ही विडंबना की स्थिति में है, बहुत ही विचित्र स्थान पे। ये 2024 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है लोकसभा का, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे निराधार तौर पे। नहीं, आप तो ये बताइए कि समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है? उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी कौन सी स्थिति में है, बताइए ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते हैं कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए है क्योंकि हम देश का संविधान बदलना चाहते हैं। और तो ये 400 पार की करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि इनकी 400 पे हार होने जा रही है। और देखिए,
भारतीय जनता पार्टी के तो लोग टिकट छोड़ के भाग रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, कोई कह रहा है हमें इससे बेहतर काम करना है। समाजवादी पार्टी में तो टिकट लेने वालों की कमी नहीं है। हम अपनी जो परिस्थितियां हैं, हम कोई भी मौका जाने नहीं देंगे। हम बहुत मजबूत चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हरा के भेजेंगे उत्तर प्रदेश से। कैसे हरा देंगे भाई? आप तो उम्मीदवार भी ठीक से चयन नहीं कर पा रहे हैं भाई। आपके जब ये इतना कंफ्यूजन, 8-8 सीटें, अभी तो पहले दौर का चुनाव भी नहीं हुआ और 8-8 सीटों पे आपने 2 सीटें तो ऐसी जिसमें 3-3 बार उम्मीदवार आपने बदल दिए। ये कंफ्यूजन है कि भारतीय जनता पार्टी को हम कंफ्यूज कर रहे हैं, ये समय बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सिटिंग सांसदों के टिकट काटने पड़ते हैं, केंद्रीय मंत्रियों के टिकट काटने पड़ते हैं। बौखलाहट तो भारतीय जनता पार्टी में। हम आपको एक बात बता दें, सांसद बदल देना, टिकट काट देना वो पार्टी का एक अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि जब पार्टी को समझ में नहीं आता कि जिस आदमी को हमने टिकट दिया है वो भरोसे लायक है नहीं, वो उस पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, ये सिक्का चलेगा कि नहीं, ये अगर पार्टी अगर इसी को लेकर कंफ्यूज है तो फिर जनता कैसे आश्वस्त हो पाएगी भाई कि वोट दें कि नहीं दें इसको? जब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो कई बार प्रत्याशी को रिकंसीडर किया जाता है। कई बार जो दूसरा दल है उसके समीकरण बिगाड़ने के लिए निर्णय बदले जाते हैं और हम निर्णय बदलने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक है, देश को, संविधान को बचाना। मेरठ में 3 बार प्रत्याशी आपने वहां का समीकरण बिगाड़ने के लिए बदला है। नहीं, वहां का निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसको नहीं समझ पाएगी। ये जो उत्तर प्रदेश की स्ट्रेटेजी है, के शर्मा, कौन सा समीकरण आपने बनाया ऐसा भाई कि उसको बिगाड़ने के लिए इनको 3-3 महारथी बदलने, हर बार सेनापति बदलना पड़ रहा है? ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रच दिया है आपने मेरठ में और गौतम बुद्ध नगर में भाई? रंजीत जी, विषय ये है कि जब जवाब नहीं बनता तो यही सब तर्क देने पड़ते हैं। कोई एक पेटी पहुंचाता होगा तो कोई 2 पेटी पहुंचा देता होगा तो कोई 3 पेटी पहुंचा देता होगा। ये तो इनको भी पता है कि वहाँ खाता खुलना नहीं है। ये पेटी का खेल है। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैंने नहीं बोला था, बीच में मैंने नहीं बोला था, आपके टिकट वापस कर रहे हैं लोग जो पेटी नहीं पहुंचा पा रहे। ये पेटियों का खेल है। नहीं, अब बताओ रंजीत जी, बताइए मैं क्या बोलूं? चिल्ला रहे बीच में, शायद पहली बार डिबेट में आए हैं। अब मैं क्या करूं रंजीत जी, कैसे डिबेट? नहीं बताइए ना, बताइए शर्मा जी, बताइए। टिप्पणी मत करिए। नहीं, अब्बास हैदर, बेबुनियाद टिप्पणी नहीं तो आप उनको शांत कराइए ना। अब्बास हैदर जरा बोल लेने दीजिए ना, इतनी देर से आप तो बोल ही रहे थे। ऐसी व्यक्तिगत बेबुनियाद टिप्पणी करेंगे तो बोलेंगे, अदरवाइज हम एक शब्द नहीं बोलेंगे। हाँ ठीक है, आपकी बारी आएगी तो मुझे इसलिए समझ में आया कि पति को हटा के पत्नी को लड़ा देना, बाप को हटा के बेटे को लड़ा देना, ये कौन सी रणनीति है? इसमें कौन सा समीकरण आप बदल रहे हैं? लेकिन खैर जाने दीजिए, वो इनकी मर्जी है। अभी एक कमेंट से कर रहे थे कि भाजपा 400 सीट का आंकड़ा लेके चल रही है, 400 सीटों पे हारेगी। ये खुद जो है 50 सीटों में 60 सीटों में लड़ रहे हैं। इनकी हैसियत और औकात नहीं कि ये 400 सीट लड़ सके। एक प्रदेश की पार्टी है और हमें बता रहे हैं कि हमें 400 सीट ये हरा देंगे। तो मैं क्या बोलूं इनकी बातों की? जो लड़ नहीं सकता 400 सीट, वो पार्टी हमें कह रही है हमें 400 सीट पे हरा देंगे। तो ये भी बात कहना जो बेईमानी है। रही बात आपने कांग्रेस की, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज कांग्रेस के पास न नेता है न कार्यकर्ता है, और जिनको भी टिकट भी दिया तो वो भी टिकट वापस लौटा दे रहे हैं, ये कह के कि साहब माफ कीजिए, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और ऐसे कई घटनाक्रम आपने गुजरात और तमाम जगह देखे हैं। रही बात, अभी मैं सुन रहा था कि एक जो सज्जन पूछ रहे थे कि 400 सीट आप कहां से लाएंगे? 300 सीट, जब हम 300 पार की बात किए 2019 में, तब भी तमाम पॉलिटिकल पंडित से लेकर तमाम पार्टियां कहती थी कि आप 300 सीट कहां से लाएंगे, 300 सीट आप कैसे पहुंचेंगे? हमने 300 की जगह 303 सीट जीते। पहले 282 जीता, फिर 303 जीता। अब हमने 400 का नारा दिया है। मैं दावे से कह सकता हूं कि 400 सीट हम निश्चित तौर से जीतने जा रहे हैं, और इतने अच्छे ढंग से जीतेंगे रंजीत जी, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है। तो 5 साल एयर कंडीशन कमरों में और एसी होटल में बैठ के बिताने वाले नेता हैं। ये जमीन के नेता थोड़ी ना है। जमीन में होते तो इनको जमीनी हकीकत पता होती। कांग्रेस के मित्र भी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे
कि ये 400 कहां से लाएंगे? अपनी परिस्थिति एक बार गिन के देखिए, आकलन किया है कभी? 2019 के चुनाव में 36 राज्य है देश में, 17 राज्य में खाता नहीं खुला है आपका, 0 सीट है, 0 सीट 17 राज्य में। 8 राज्य ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आपके 1 या 2 सीटें हैं। सिर्फ एक राज्य जो है कांग्रेस के पास थी, वो केरल, जहां उसको डबल डिजिट में 12 सीटें मिली थी। तो आपकी देश की हालत 2019 की बता रहा हूं, उसके बाद की, अब 24 की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहां तो नेता ही नहीं बच रहे हैं। यहां तो आपके गांधी परिवार के अलावा, उनके 2-4 चाटुकारों के तो अलावा आप 8वां नाम नहीं बता पाएंगे। आपके बड़े बड़े नेता घर बैठ गए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं जनाब कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। उत्तर प्रदेश की हालात देखिए, 80 सीट है वहां, 2019 में 1 सीट जीती कांग्रेस। ठीक है, और वो एक रायबरेली सीट में भी इस बार सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी से पहले चिट्ठी लिख के टाटा बाबा टाटा कर लिया वहां की जनता से कि साहब अब माफ कर दो, क्योंकि हमें पता है इस बार लड़ेंगे, आप रायबरेली भी हरा दोगे। तो इसलिए वही पहले चिट्ठी लिख के माफी मांग के निकल गई। आज हालात ये है कि उत्तर प्रदेश में इनके पास, इस गांधी परिवार के पास ये हिम्मत नहीं कि वो चुनाव लड़ सके, जो विरासत की सीटें होती थी। ठीक बात है, इनके खानदान की सीटें जरा एक मिनट के शर्मा, 1 मिनट रुकते हैं, जरा देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, जरा एक बार ये देखना जरूरी है। और सवाल नंबर 1 हमने आपसे पूछा था कि कांग्रेस से एक-एक कर नेताओं के भागने को आप कैसे देखते हैं? पार्टी छोड़कर जा रहे हैं लोग, कैसे देखते हैं आप? राहुल का कमजोर नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार है, 62% लोग मानते हैं। 11% लोग मानते हैं कि कांग्रेस में भारी गुटबाजी है, जैसा कि आज संजय निरुपम आरोप लगा रहे थे। और 26% लोग, 26.5% लोग मानते हैं कि ज्यादातर आज की तारीख में नेता ऐसे हैं जो कि मोदी के दमदार नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, इसलिए भी पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ये 3 तरह के लोगों की राय है। और सवाल नंबर 2 का भी एक बार रुझान देख लेना चाहिए। सवाल नंबर 2 हमने पूछा था, इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या इंडी गठबंधन ने चुनाव से पहले ही हथियार डाल दिए हैं? और इसके जवाब में करीब 98% लोग, 97.9% यानी कि 98% लोग कहते हैं कि हाँ, विपक्ष का मनोबल पूरी तरह से गिरा हुआ है। सिर्फ 1.6% लोग मानते हैं कि नहीं, इंडी गठबंधन पूरी ताकत से लड़ रहा है। अब ये सोचिए कि जब आम आदमी, हमारा जो दर्शक है वो इस तरीके से सोचता है कि आज की तारीख में विपक्ष के नाम पर एक ऐसा बिखरा विपक्ष है जिसका मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है और वो मोदी के खिलाफ नहीं लड़ सकता दमदारी से, ऐसे में आप चुनाव लड़ रहे हैं। विवेक बंसल, क्या लड़ेंगे और क्या जीतेंगे? देखिए, मैं सपने हैं आपके कि हम 400 पे हरा देंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने भी, सम्मानित प्रवक्ता ने कहा कि साहब हम कैसे इतनी सीट लाएंगे, हम 400 लाएंगे। मैं इस पे प्रदेशवार मुझ पे इस पे बहस कर लें कि कितनी सीटें किस प्रदेश से लाएंगे। उन्होंने प्रदेशों के आंकड़े दिए और इंडिया गठबंधन कितने प्रदेशों में सीट लाएगा। तो ये सब जो है इस समय ठीक है, ये एक आपकी रणनीति हो सकती है कि एक आप 400 सीट का लक्ष्य या 400 सीट का एक आप भौकाल का आप सृजन करें राजनीतिक गलियारों में कि हमें 400 सीटें मिल रही हैं। वो भी ठीक है कि 2019 में आपने 300 का लक्ष्य पार किया, पर आज ये सिर्फ और सिर्फ ये ख्याली पुलाव है और मुंगेरी लाल के हसीन। नहीं, लेकिन क्या, किस आधार पे आप ऐसा कह रहे हैं? ऐसा किस आधार पे कह रहे हैं भाई? आप ये भी बताना पड़ेगा ना। आप भी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो लोग भी यही कहेंगे कि आपकी सिर्फ जुबानी जमा खर्ची है, इसमें कोई दम नहीं है इस बात में, क्योंकि भाई आपकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है, पूरा इंडी गठबंधन एकजुट नहीं दिख रहा, कहीं आपकी सीट शेयरिंग ढंग से नहीं हो रही है। आपकी पार्टी, आपके गठबंधन में लोग, जो आपकी पार्टी में आज शामिल होता है, कल जाकर के इंडिपेंडेंट जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने लग जाता है। पूर्णिया में पप्पू यादव जाके उन्होंने आज नॉमिनेशन कर दिया। तो भाई आप खुद इस तरीके से मतलब बिखरे हुए दिख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनका क्या खुलाव है? देखिए बिखरे लाख दिख रहे हो, जो एक सतही तौर पे जो आपको जो इस समय महसूस हो रहा है, पर लेकिन मैं भी जनता के बीच में यहाँ रहता हूँ और जनता की जो भावनाएं हैं, जो जनता आज महसूस कर रही है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और जिस तरीके से विपक्ष का उत्पीड़न हो रहा है ईडी के माध्यम से, और जिस तरीके से चाहे वो सरकारों को गिराया जाए, उसका कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा। आज जनता ये महसूस कर रही है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं क्षीण हो रहा है, लोकतंत्र की मान मर्यादाओं पर प्रहार किया जा रहा है। तो ये अब मैं
आपकी और भाई नहीं, कौन से लोग भाई, आप जो हैं एक ऐसी पार्टी के साथ खड़े हैं जो कि दिल्ली में जेल से सरकार चला रही है, और आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है और लोकतंत्र को मिटाया जा रहा है। कभी रणनीति के तहत जेल से सरकार चलाने वाली पार्टी के साथ आप खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं। विस्तृत जो एक जो तस्वीर होती है या व्यापक हित जो होता है, उसके तहत जो अपने जो निजी स्वार्थों को समेटा जाता है, और जो व्यापक मुद्दे होते हैं, आज लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो व्यापक हित इसमें है कि 100 करोड़ के घोटालेबाज को अगर मान लिया उस पर आरोप लगे हैं और वो जेल गया है, तो उसके साथ खड़े रहो और इसको लोकतंत्र बचाने का नाम दे दो इसको कि लोकतंत्र बचाने का नाम है, लोकतंत्र बचाने का काम हो रहा है, और इस तरीके से अपना व्यापक हित बताओ लोगों को। ये तरीका है व्यापक हित देखने का। 100 करोड़ की बात हो रही है। 100 करोड़ कहाँ अभी तक क्या रिकवरी हुई 100 करोड़ की? 100 करोड़ को क्या अभी तक इतने अब तो जांच चल ही रही है ना श्रीमान, जांच तो चल ही रही है ना मुकेश जी, विवेक जी। बाद उसका पर्दाफाश ये हुआ कि 100 करोड़ हमें मिले। 100 करोड़ का कहीं ना कहीं 100 करोड़ में 50 करोड़ तो मिलते। 100 करोड़ सिर्फ कागजों तक ही सीमित है क्या? 100 करोड़ का क्या उसको रिकवरी अभी तक नहीं होनी चाहिए थी? ममता काले आप विवेक बंसल को सुन रही हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि ये मुंह और मसूर की दाल। तो भाई आपकी पार्टी में तो हर रोज 2 आदमी छोड़ रहा है, और आप कह रहे हो कि हम 400 पे हरा देंगे इनको। जी पहले तो मेरे बड़े भाई, मेरे बोलने की बारी है। बड़े भाई मेरे बोलने की बारी। 400 कैसे ले आएंगे उसमें बात हो रही है। अरे सुनिए तो सही, और क्या होगा वो मतदाता तय करेंगे, और जो परिणाम होंगे चुनाव के बहुत चौंकाने वाले होंगे। इतना भी मैं रणजीत जी आपसे कह सकता हूं। अच्छा, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। पहले मैं आपके लिए एक शेर अर्ज कर रही हूं कि ताउम्र मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो आप लोग अपने गिरेबान को झांक करके देख नहीं रहे हैं। अभी आपने 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए की बात बोली। काश आपने कल जो हाईकोर्ट के अंदर एएसजी राजू ने अपनी जिरह करी है वो सुन ली होती ना, तो आप ये प्रश्न ही नहीं करते। बड़ा अच्छा उन्होंने एक उदाहरण दिया इसी प्रश्न पर जो आप लोग लगातार गाते रहते हैं, आम आदमी पार्टी के साथ 1 रुपए की रिकवरी नहीं, 1 रुपए की रिकवरी नहीं, किधर है 100 करोड़ रुपया? तो उन्होंने बोला इस देश के अंदर ऐसे कई केसेस हत्या के, मर्डर के चले हैं, और जो आरोपी है उसको सजा भी मिली है, जिनके अंदर लाश कभी मिली ही नहीं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 100 करोड़ रुपया आपके पास रिकवर नहीं हुआ तो ये केस नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है साहब। अब वो आपने किसी और को दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बयानों के आधार पर नहीं चलेगा। बिल्कुल खर्च कर दिया आपने, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज और बोलना चाहती हूँ, थोड़ा सा मैं कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा आईना दिखाना चाहती हूँ। अभी परसों इन्होंने रंजीत जी 17 और सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित करे, पर जैसे के भाई ने बोला, इन्होंने अपनी जो पुरानी पैतृक सीट्स है रायबरेली और अमेठी, उस पर अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं करे। क्यों भाई प्रियंका और राहुल का नाम अनाउंस नहीं कर रहे? इतनी हिम्मत नहीं है? इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप बोल रहे हो कि हम तो इस देश के अंदर सरकार बनाएंगे इंडी गठबंधन, और राहुल गांधी ने सहरा ऑलरेडी पहन लिया है कि प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा, लेकिन इन 2 पैतृक सीटों पर आप अपने नाम अनाउंस नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? तीसरी जरूरी बात, एक आंकड़ा मैं आपको बता देना चाहती हूँ विवेक भाई, कि 1951-52 के बाद दुर्भाग्यवश ऐसा पहली बार होगा जब 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह हालत हो गई आज कांग्रेस पार्टी की। नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी भी नहीं रह गई है, 10 जनपद की पार्टी बन करके रह गई है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने यदि देश के लिए, जनता के लिए काम किया होता, भ्रष्टाचार के विरोध में काम किया होता, जनता को जनार्दन समझा होता, तो यह हालत नहीं होती। आज सोनिया गांधी जी को रायबरेली छोड़ करके राज्यसभा नहीं जाना पड़ता, चाहे उनका स्वास्थ्य खराब होता, उसके बावजूद अगर उन्होंने विकास के काम किए होते रायबरेली में, अगर उन्होंने जनता के साथ खड़े रह करके काम किए होते, 6 बार वो वहां से सांसद रही हैं, तो वो चाहे घर में बैठी रहती तो भी लोग उनको अपने सर माथे पर रखते और भर भर के वोट देते, क्योंकि जनता उसी का सम्मान करती है जो उनके लिए काम करता है, उनके लिए खड़े रहता है, जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए कर रही है। जैसे 2 बार उनको लैंडस्लाइड मैंडेट दिया और तीसरी बार
देने को तैयार है, लेकिन क्या है ना, आप लोगों को सच देखना ही नहीं है। आप लोग वो हो गए हो, माफ कीजिएगा, कि सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। केवल सोनिया जी दिखाई दे रही है, केवल मोहब्बत की दुकान दिखाई दे रही है, केवल प्रियंका वाड्रा दिखाई दे रही है, लेकिन सच नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों ने सच देख लिया होता, आत्ममंथन कर लिया होता, तो आज आपके ये नेता, चाहे वो बॉक्सर विजेंद्र हो, चाहे गौरव वल्लभ हो, वो भागते नहीं आपको छोड़ करके, डट करके खड़े रहते। तो पहले आप लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। हाँ, तो ये मैं यही कह रहा हूं कि भाई एक तरफ तो कांग्रेस का ये डिलेमा है कि लोग पार्टी के नेता एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको टिकट दे, किसको चुनाव लड़ाए। मेरठ में पहले भानु प्रताप, उसके बाद अतुल प्रधान, उसके बाद सुनीता वर्मा, तो ये 3 बार कैंडिडेट बदल गए। बागपत में भी वही हुआ कि मनोज चौधरी, उसके बाद अमरपाल शर्मा, उसके बाद अगर मुरादाबाद देखिए तो एसटी हसन, उसके बाद रुचिवीरा, रामपुर देखिए असीम रजा के बाद मुहिबुल्ला नदवी, उसके बाद बदायूं देखिए शिवपाल लड़ेंगे कि आदित्य यादव लड़ेंगे, पता ही नहीं है। अखिलेश खुद कहां से लड़ेंगे ये तय नहीं है कि वो कन्नौज से लड़ेंगे, कि जैसा पहले रामपुर में का जिक्र हो रहा था, रामपुर में से तो खैर क्या ही लड़ेंगे, लेकिन कन्नौज से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये भी तय नहीं हो रहा। तो भाई इतना कंफ्यूजन है पार्टी में, जब सीट को मतलब उम्मीदवार तय करने में इतनी जब दिक्कत आ रही है, तो भाई चुनाव लड़ने में तो पता नहीं क्या होगा। अब्बास हैदर, नहीं, देखिए, पहली बात, आपने रामपुर का उदाहरण गलत दिया। कभी आसिम रजा वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नहीं थे, कभी नहीं बदला। हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब उन्होंने नॉमिनेशन किया तो यही कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हूं। और आपके और उम्मीदवार होते तो फॉर्म भी होना चाहिए था उनके पास, बहुत साधारण सी बात है। ठीक है, मान लिया एक केस में मान लिया मैंने कि ठीक है, उन्होंने खुद से दावा कर दिया होगा, खुद से दावा कर दिया होगा। सीटें आपने कही हैं, पहली 3 सीटों पे आपने ठीक बोला। कई बार ऐसा होता है कि हमें चक्रव्यूह रचना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी स्ट्रेटेजी में फंसाना पड़ता है। ये नतीजे जब आएंगे तब देखने को मिलेगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों को लेकर के इतनी ही कॉन्फिडेंट है, तो इनको क्यों जरूरत पड़ रही है कि सबको अपने साथ लेकर के आने की? प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं छोड़ूंगा नहीं अजीत पवार के लिए। वो अजीत पवार जो 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम में फंसे हुए हैं, एक्यूज्ड हैं, क्यों उनको लाना पड़ा? इनको हमें लगा छोड़ेंगे नहीं, जेल भेजेंगे, लेकिन हम लोग को क्या पता था, देश की जनता को, भोली भाली जनता को, कि ये मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं कि छोड़ूंगा नहीं, एनडीए में मिलाऊंगा। यही उन्होंने अशोक चौहान के साथ करना पड़ा, जो आदर्श सोसाइटी में है, उनको जो है राज्यसभा भेजना पड़ा। यही हाल उन्होंने जो है अमित शाह जी बोल रहे थे हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए छोड़ेंगे नहीं उनको मुख्यमंत्री। अरे मैडम रुक जाइए, अरे मैडम बीच में मत बोलिए, मैडम आप भी मेरी बहन है, बीच में मत बोलिए। अभी देखिए, आप दूसरों से आप अगर ये उम्मीद करती हैं, तो मैं फैक्ट्स के आधार पर बात करता हूँ, आरोप प्रत्यारोप नहीं करता हूँ। देखिए, फैक्ट के आधार बोलो, अगर फैक्ट कहीं गलत तो भाजपा के प्रवक्ता मुझे बता दें। भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, आपको परेशान होगी, भाजपा को डिफेंड करने दीजिए। लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप अपनी जीत को लेकर के इतने आश्वस्त हैं, तो आपको दूसरी पार्टी से प्रवक्ता को लाने पड़ रहे हैं। अरे भाई, क्या के श्रीवास्तव जी कम है? क्या ये काफी नहीं पड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने के लिए? अब्बास हैदर तो अपने सारे अब्बास हैदर तो पार्टी के हर कंफ्यूजन को रणनीति बताएंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को मुझे सुनना चाहिए। अब्बास हैदर, आपने अपनी बात रखी ना, जरा लोगों की बात भी सुन लीजिए। लोग क्या कह रहे हैं कि यूपी में अखिलेश यादव बार बार उम्मीदवार क्यों बदल रहे हैं, ये सवाल हमने लोगों से पूछा था और लोगों ने क्या जवाब दिया, जरा देखिए हमारे दर्शक क्या कह रहे हैं। अखिलेश कंफ्यूज हैं, ऐसा मानने वाले लोग, जरा दिखाइए रिजल्ट, दिखाइए कि क्या कह रहे हैं लोग कि यूपी में अखिलेश यादव उम्मीदवार क्यों बार बार बदल रहे हैं। इसके जवाब में कह रहे हैं 84% लोग मानते हैं कि अखिलेश यादव कंफ्यूज हैं। अखिलेश यादव की रणनीति है, जो कि अब्बास हैदर कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी है, जब नतीजे आएंगे तब आपको पता लगेगा कि हमने क्यों बार बार उम्मीदवार बदले हैं। ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 2.5% हैं जो मानते हैं कि ये किसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, और 14% लोग मानते हैं कि इनको ढंग का उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा और मजबूरी में बार बार उम्मीदवार इनको बदलना पड़ रहा है। अब्बास हैदर, ये है लोगों की राय। जरा चौथा सवाल का भी एक बार रुझान दिखा दीजिए कि हालांकि इस पर अभी हम एक बार चर्चा करते हैं, उसके बाद इस सवाल को लेंगे। अब्बास हैदर, लोग कह रहे हैं कि ये कोई रणनीति वगैरह नहीं है, ये असल में या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको कहां से खड़ा किया जाए, या आपको अच्छे उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, मजबूरी में आपको बार बार
कैंडिडेट बदलने देखिए, पड़ते हैं। मैं आपके सवाल पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। निश्चित रूप से कोई दुनिया या देश में कहीं पर भी बैठा होकर के अपनी राय दे सकता है। प्रथम दृष्टया जो आपकी बात आ रही है ठीक है, लेकिन अगर आप इन 3 लोकसभा सीटों में जाएंगे और वहां के लोगों से सर्वे करेंगे तो वो लोग भी ऑप्शन जो आपका है कि अखिलेश जी की रणनीति है, समाजवादी पार्टी को इससे फायदा होगा, भाजपा को नुकसान होगा, वो ऑप्शन चुनेंगे और आने वाले जो नतीजे होंगे उनमें बात तो निश्चित हो जाएगी। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का अहंकार अभी दिख रहा था, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप भी 2 लोकसभा सांसदों की पार्टी थे, अगर आप यहां तक जनता ने आपको पहुंचाया, आप पहुंचे, तो आप इस बात को लेकर के आश्वस्त रहिए कि जनता आपको वापस 2 सीटों पे पहुंचाने जा रही है। अगर आप समाजवादी पार्टी को उत्तर नहीं, लेकिन ऐसा आश्वस्त करने के पीछे कोई कारण, कोई लॉजिक नहीं देने, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा ना। इतना हो गया है, अब्बास हैदर, अहंकार को पटकना चाहती है, लेकिन ऐसी हो चुका है। अगले सवाल का एक बार जवाब लेते हैं और फिर उसी सवाल को लेकर चलेंगे हम विवेक वंसल के पास। जो सवाल नंबर 4 है कि कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप जो लगता रहा है, कुछ पार्टी के नेताओं ने भी लगाया और विपक्ष के लोग तो खैर लगाते ही रहे। तो पार्टी से जिन्होंने हाल के दिनों में पार्टी छोड़ी है, उन्होंने तो साफ साफ कहा ही है, और गौरव वल्लभ ने भी यही आरोप लगाया। तो लोग क्या सोचते हैं? कांग्रेस सनातन विरोधी, ऐसा मानने वाले लोग 97% लोग हैं जो मानते हैं कि कांग्रेस हाँ सनातन विरोधी है। कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है, ऐसा कह के, ऐसा आरोप लगा के सिर्फ 1% 1.2% लोग मानते, परसेंट लोग मानते हैं ऐसा। और कांग्रेस सनातन विरोधी नहीं बल्कि सेकुलर पार्टी है, सिर्फ 1.5% लोग मानते हैं। सो ज्यादातर लोग ये मानते हैं, ज्यादातर नहीं, यूं कहें कि करीब 7% लोग मानते हैं कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। विवेक वंसल, इस तरह की राय और इस तरह का जनमानस क्यों तैयार हो गया है आपके खिलाफ? ऐसी होती हैं जो तथ्यों पे अगर हम बात करें, हमारा चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो और किसी भी नेता ने कोई इस तरीके का बयान सनातन विरोधी, इस चीज को आप फिर इंडिया अलायंस के बयानों पे ले जाएंगे कि साहब उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, तो वहां क्षेत्रीय राजनीति के तहत बहुत सी चीजें होती है, तो उन्होंने उसके तहत बात हुई। पर हमारे नेता राहुल गांधी, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी, हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी, हमारे नेता माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, इन लोगों के अगर बयान, या वेणुगोपाल जी, किसी ने कुछ इस तरीके का कोई बयान दिया हो, अगर जो गौरव वल्लभ नहीं कह रहे बयान ठीक है, विरोधी बयान नहीं दिया, लेकिन कोई ऐसा बयान भी नहीं दिया जिससे कि लगे कि आप सनातन समर्थक हैं। भाई आप जब ये कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाओ और भूखे मर जाओ, आप जब जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों से चिढ़ेंगे, आप जब राम मंदिर का विरोध करेंगे, राम को मिथक बताएंगे, आप राम मंदिर के उद्घाटन में जाएंगे नहीं बल्कि उसका विरोध करेंगे, तो लोग क्या कहेंगे आपको? क्या कहेंगे लोग आपको? के शर्मा, क्या कहेंगे लोग ऐसे में, जब इतनी सारी, जब सब कुछ कहने के बावजूद ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लोगों ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं, जबकि एक लंबा सिलसिला है दिग्विजय सिंह से लेकर और तमाम लोगों के। नहीं, शायद विवेक जी को ध्यान ना हो, खड़गे साहब का इन्होंने बयान नहीं सुना, उनके बेटे का भी बयान नहीं सुना, और ये तो वही छोड़िए, सोनिया गांधी के नेतृत्व में जब ये सरकार चल रही थी इनकी यूपीए की, और जब रिमोट कंट्रोल से सोनिया गांधी जो है सरकार चला रही थी, उस समय यही कांग्रेस पार्टी ने बकायदा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। ये किसके इशारे पर हुआ? ये भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाना, क्या ये बगैर सोनिया गांधी के और राहुल गांधी के जानकारी के संभव था ये एफिडेविट जाना? हाँ, अगर मैं कहूं कि वो भूल थी तो भूल सुधार का एक मौका था, कम से कम राम मंदिर के शिलान्यास हो रहा था। हाँ, इन्होंने बकायदा एक लेटर जारी किया, लेटर जारी करके इन्होंने कहा कि हम उस मंदिर के निर्माण का विरोध करते हैं, शिलान्यास का। घोर हिंदू विरोधी ये सोनिया गांधी, घोर हिंदू विरोधी ये गांधी परिवार, पोप के कार्यक्रम में सब सरकार की अपनी पार्टी के 2 प्रतिनिधि को ये रोम भेज सकते हैं, लेकिन भारत के गौरव, भारत के सबके आस्था का केंद्र भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास पर ये जो है नफरत से कहते हैं कि उनके शिलान्यास पे हम नहीं जाएंगे। पोप के जो है प्रतिष्ठा पर इन्होंने 2 मेंबर रोम भेज दिए कांग्रेस के। तो इससे क्या समझ में आता है रंजीत जी?
इससे समझ में आता है कि आपके अंदर भगवान राम और हिंदू और सनातन धर्म के प्रति घृणा है, नफरत है, और आप उस नफरत को इस स्तर पर लाके आपने रखा है कि आप आए दिन सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया या विभिन्न अपशब्दों से आप और जब इनके सहयोगी ऐसा बोलते हैं तो उसका विरोध भी नहीं कर पाते, उसका विरोध भी नहीं कर पाते। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और फिर पूछते हैं कि भाई ये इस तरह का इस तरह की धारणा क्यों बन गई? निहत्थे राम भक्तों की हत्या जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई। ठीक बात है। भक्तों की हत्या। तो जब ये इस तरह की पॉलिटिक्स, इंडी गठबंधन की इस तरह की पॉलिटिक्स, कांग्रेस की इस तरह की पॉलिटिक्स, समाजवादी पार्टी की इस तरह की चुनावी तैयारियों को देखकर ये सवाल उठ रहा था हमारे मन में, और ये सवाल हमने जनता के पास भी उछाला था, और उनका जवाब क्या रहा है कि अब की बार 400 पार बीजेपी के इस अभियान पर उनका क्या कहना है और उस पर क्या कह रहे हैं लोग, जरा एक बार देखिए। इस सवाल के जवाब में लोगों की राय क्या है। 5.8% लोग कहते हैं कि यह सिर्फ चुनावी नारा है, ऐसा मानने वाले लोग बहुत कम हैं, और 93.5% लोग ये मानते हैं कि यह नारा सच साबित होने वाला है, यह नारा भर नहीं रह जाएगा और पिछली बार से कम सीटें मिलेगी, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या, मतलब आप यूं समझिए कि नगण्य है। 0.7% लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को कम सीटें मिलेंगी। तो ये स्थिति है, और ये जिस तरह की पॉलिटिक्स कांग्रेस और इंडी गठबंधन कर रही है आज की तारीख में, उसकी वजह से लोगों की राय किस तरीके से बन रही है वो हमने आपको बताने की कोशिश की इन 5 सवालों के जरिए। एक क्लोजिंग कमेंट का समय बहुत कम है। ममता काले, ये 400 पार का नारा वाकई आपको भी लग रहा है? आप किस तरफ हैं इस, अगर हम आपसे पूछे कि इस सवाल के जवाब में? मैं रंजीत जी विकासवाद के साथ हूं, मैं उन्नति के साथ हूं, मैं सच्चाई के साथ हूं, मैं साथ हूं, मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत के साथ हूं, मैं भारतवर्ष के युग पुरुष के साथ हूं। इन शॉर्ट मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के साथ हूं, और इसमें कोई शक नहीं है। और इसलिए नहीं क्योंकि मैं यहां पर बैठ करके बोल रही हूं, मैं फील्ड में जाती हूं। मैं भी कुछ दिन पहले चुनाव प्रचार में गई थी, दोबारा से जाऊंगी। कोने कोने, गांव में, सीमांत एरियाज में अभी भी ये बोला जाता है कि हम अपने बेटे, अपने भाई, इस देश का विकास करने वाले, हमारा ध्यान रखने वाले, हमारे परिवार के मुखिया मोदी जी को वोट देंगे। ये सच्चाई है, पर ये सारे के सारे लोग आंखें बंद करके बैठे। कुल मिला के आप भी अब की बार 400 पार को मानती हैं कि ये इस बार सच साबित होने वाला है, नारा भर नहीं रहेगा। चलिए तो इस देश का मूड मीटर में आज इतना ही वक्त था, और अब वक्त है, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अब वक्त है कि हम आज के जो 4 लकी वोटर हैं उनका नाम बता दें। और सीमा भटनागर उत्तर प्रदेश की हैं, और प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश के, दोनों 5336 और 941 से बने इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है। इसी तरीके से अनामिका तिवारी मध्य प्रदेश की, और राहुल गुप्ता महाराष्ट्र के हैं, 2239 और 1163 इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है। तो देश का मूड मीटर में आज इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।